हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर भाई साहब कि आपकी अंड कोशिका है, ठीक है, यहाँ से अंड कोशिका जो होती है, अगर इसका निषेचन होता है, यानी कि यहाँ से जो शुक्राणु आए हैं वो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं निषेचन, ठीक है। तो अगर निषेचन हो जाता है, यानी कि शुक्राणु आ गए, इनका मिलन जुलन हो गया, ठीक है, तो निषेचन हो गया, तो इस दौरान फिर क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, अगर आपका निषेचित जो अंड होता है, यहाँ पर निषेचन मिल गया, उसके बाद में उनके जो कह सकते हैं न्यूक्लियस होते हैं, जो अंड कोशिका होता है उसका न्यूक्लियस एंड जो शुक्राणु होता है उसका न्यूक्लियस मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। ये जो जाइगोट होता है वो इधर से फिर क्या होता है, लुढ़क करके इनका विदलन होता है वगैरह होता है, तो इस प्रकार से लुढ़क करके आगे आता है और यहाँ पर गर्भाशय में आकर के धंस जाता है। क्या होता है? गर्भाशय में आके धंस जाता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं रोपण। क्या बोलते हैं इसको? रोपण बोलते हैं। रोपण या रोपित होता है, जैसे कि यह गर्भाशय में आके रोपित होता है। कौन? आपका जो जाइगोट बना है वो, युग्मनज बना है वो, ठीक है। रोपण के पश्चात विभाजन व विभेदन से भ्रूण का विकास होता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर विभाजन विभेदन वगैरह क्रिया होती है रोपण के पश्चात में, और धीरे धीरे इसमें टाइम के साथ साथ में वो क्या होता है, वृद्धि करने लगता है और भ्रूण का विकास करता है। तो देखिए ध्यान से, आगे क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा कहाँ से आ गया, तो देखिए अगर यहाँ पर आपका बच्चे का विकास हो रहा है, अब विकास हो रहा है, जैसे कि हम पेड़ को बड़ा कर रहे हैं, पेड़ को बड़ा कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, अच्छा सा पानी वगैरह देना भी पड़ेगा, है ना, प्रकाश आएगा तो उसको मतलब भोजन वगैरह मिलना चाहिए, ठीक है, ऊर्जा होगी उसके पास तो विकसित होगा। तो यहाँ पर आपका जो प्लेसेंटा होता है इसका मुख्य रोल होता है बच्चे को विकसित करने के लिए। कैसे? तो प्लेसेंटा इसका काम होता है कि जो माता होती है उसके खून में, जो माता खाती है उसका जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर ग्लूकोज वगैरह होते हैं, तो उस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन सांस लेती है माँ, उसको प्लेसेंटा होता है वो किसको प्रदान करता है, बच्चे को देता है, ठीक है, बच्चे को प्रदान करता है। धीरे धीरे फिर बच्चे क्या होता है, विकसित होता है। तो यहाँ पर ये प्लेसेंटा होता है, इसका मुख्य हाथ होता है बच्चे के विकास में, ठीक है। यह एक विशिष्ट ऊतक होता है, प्लेसेंटा होता है एक विशिष्ट ऊतक होता है जिसकी तस्तीरनुमा जो संरचना होती है वो गर्भाशय में धसी रहती है। यहाँ पर तस्तीरनुमा गर्भाशय में धसी रहती है। जब आप बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि होती है, नाभि मतलब ये बीच में सेंटर वाला भाग, वहाँ से क्या होता है, एक नस निकली होती है ना, जो कि प्लेसेंटा होती है। फिर बाद में उसका जन्म के माध्यम से जन्म होने के बाद में काट देते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है, तो वही बात है, माँ के रक्त से ग्लूकोज ऑक्सीजन जो होता है वो भ्रूण को प्रदान करना, ठीक है। साथ में भ्रूण द्वारा जो भ्रूण होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ उत्पादित कर सकता है, तो उसका निपटान जो करता है वो कौन करता है, मुख्य रूप से प्लेसेंटा करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गर्भकाल। गर्भकाल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब समय, गर्भ मतलब जितनी देर तक गर्भ धारण करती है महिला, उस समय को हम क्या कहते हैं, गर्भ काल कहते हैं। जैसे कि अंड होता है उसके निषेचन के पश्चात जब तक बच्चा विकसित होकर के उसका जन्म नहीं हो जाता, उस जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं गर्भकाल। यानी कि अंड के निषेचन से लेकर के शिशु के जन्म तक के समय को हम क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। और जो ये सामान्य है अवधि, जो कि समय अवधि कितनी होती है, लगभग 9 महीने का होता है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं गर्भकाल। आया समझ में? तो दोस्तों ये था। बाकी इसका निषेचन अगर नहीं होता है तो फिर क्या होता है वो हम आगे अपन देखते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। हाँ जी दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर समझिए ध्यान से, जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो फिर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर समझना ध्यान से, जैसे यहाँ से शुक्राणु आए हैं, शुक्राणु आने के पश्चात ये आगे बढ़ेंगे, गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में जाएंगे, फिर यहाँ से अंड कोशिका आएगी, यहाँ पर मिलन होगा, निषेचन होगा, फिर आगे रोपण की क्रिया होगी। अब इस दौरान क्या होता है कि जो हर महीने गर्भाशय होता है वो अपनी जो लेयर होती है उसको रोपण करने के लिए क्या करते हैं, मांसल और स्पंजी टाइप की लेयर को विकसित करती है, बनाती है, मोटी परत बनाती है। अब अगर बाई चांस यहाँ से शुक्राणु नहीं आए, ठीक है, मतलब निषेचन की क्रिया नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, ये जो होती है मांसल संरचना बनी है गर्भाशय की, वो क्या होती है, क्या हो जाती है, जड़ जाती है, हर महीने क्या होती है, जड़ जाती है।
और ये जड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं रजोधर्म ऋतुस्राव कहते हैं, ठीक है। योनि के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो यही होता है। बाकी अगर निषेचन नहीं होता है तो इसको पढ़िए ध्यान से कि हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। ये आपका हर महीने गर्भाशय निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करता है। इसकी जो भित्ति होती है मांसल स्पॉन्जी हो जाती है। इसकी जो भित्ति होती है कैसी हो जाती है, मांसल स्पॉन्जी टाइप की हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होती है बिल्कुल। यदि निषेचन नहीं होता है तो फिर भित्ति होते हुए टूट करके रक्त या फिर म्यूकस के रूप में वो योनि से बाहर निकल जाती है। अगर निषेचन नहीं होता है तो ये रक्त या फिर म्यूकस के रूप में योनि से होते हुए बाहर निकल जाता है। इस चक्र का लगभग 1 महीने का समय होता है और इसे हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म कहा जाता है। ओके, ये जो रजोधर्म होता है या ऋतुस्राव होता है वो लगभग 40 से 50 की उम्र जो होती है उसके पश्चात में अंडाशय होता है वो अंड का निर्माण करना बंद कर देता है। उसके बाद में यहाँ पर जो गर्भाशय होता है उसका लेयर बनना भी क्या होता है, बंद हो जाता है, जिससे रजोधर्म या ऋतुस्राव की प्रक्रिया होती है वो भी रुक जाती है, ठीक है। तो 40 से 50 की उम्र के पश्चात में अंडाशय द्वारा अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, जिससे रजोधर्म भी बंद हो जाता है और इस क्रिया को हम बोलते हैं रजो निवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको, रजो निवृत्ति। आया समझ में? देखिए, अगर आपका हर महीने जो लेयर बनी है वो बाहर निकल रही है तो यदि इसको हम बोल सकते हैं ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म कहते हैं। बट अगर यहाँ पर ये प्रोसेस रुक जाती है ना, तो इसको हम बोलते हैं रजो निवृत्ति। आया समझ में? अब दोस्तों हम देखते हैं आगे, अगर गर्भधारण होता है उसको रोकना है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके प्रकार वगैरह क्या होता है, तो ये सारा हम देखते हैं, ठीक है। आगे तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर, समझिए ध्यान से, गर्भरोधन क्या होता है। गर्भरोधन का मतलब यहाँ पर रोधन मतलब रोकना, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भधारण को रोकना है, ठीक है, बच्चों को बनने से रोकना, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, गर्भरोधन कह सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे कि गर्भरोधन जो होते हैं वो मुख्य रूप से अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना। इसके मुख्य निम्न प्रकार हैं, देखिए ध्यान से। पहला इसका प्रकार है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध में हम क्या करते हैं, जो शुक्राणु होता है ना, नर के द्वारा त्यागे गए जो शुक्राणु होते हैं उसको अपन अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने देना। अब इसके लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको मैं नाम बता देता हूँ कि नर होता है कॉन्डम का प्रयोग कर सकते हैं, और जो मादा होता है इसकी योनि में सर्वाइवल कैप का प्रयोग करते हैं। उसके माध्यम से क्या होता है, शुक्राणु होते हैं वो जो यहाँ पर अंडवाहिनी तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, ठीक है, गर्भधारण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक तकनीकी अपना करके, रासायनिक तकनीकी कैसे अपनाते हैं। तो रासायनिक तकनीक हम क्या करते हैं, मादा होता है उसमें अंड को न बनने देना। अब इसमें अंड को न बनने देना, इसके लिए क्या करते हैं, दवाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दवाई लेते हैं जिससे के माध्यम से मादा होता है उसमें अंड का निर्माण नहीं होता, जिससे गर्भधारण की प्रक्रिया रुक सकती है, ठीक है। इसका तीसरा है IUCD। IUCD का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, डिवाइस होता है। और इसमें क्या करते हैं, लूप या फिर कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है, जो कि लूप या फिर कॉपर टी होते हैं, गर्भाशय होता है उसमें स्थापित की जाती है, जिससे गर्भधारण की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। गर्भधारण की प्रक्रिया होता है नहीं होता, गर्भधारण नहीं होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं चौथा है शल्य तकनीकी। शल्य तकनीक में क्या होता है, काट चाट वगैरह करते हैं। इसमें क्या होता है, पहला देखिए वेसोक्टोमी। वेसोक्टोमी को हम बोलते हैं नर नसबंदी, इसको बोलते हैं नर नसबंदी। नर नसबंदी में क्या करते हैं, जो नर होता है उसमें जो वर्षण होता है उसे निकलती है शुक्रवाहिनी, ठीक है, उस शुक्रवाहिनी को काट देते हैं। अब इसे काट देंगे तो क्या होगा, वर्षण में तो शुक्राणु बनेंगे बट वो आगे नहीं जा पाएंगे, पेनिस तक नहीं जा पाएंगे, तो जिससे हम गर्भधारण की प्रक्रिया इससे भी रोक सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नर में काट देंगे तो फिर क्या होगा, गर्भधारण की मादा में तो गर्भधारण की प्रक्रिया तो मतलब ऑलरेडी होगी ना, उसमें थोड़ा बंद हो जाएगा। बट अगर ये वाला काम करता है वेसोक्टोमी ट्यूबोक्टोमी वाला, सॉरी ट्यूबोक्टोमी वाला, इसका मतलब होता है मादा नसबंदी, ठीक है, ट्यूबोक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, मादा होती है इसकी जो अंडवाहिनी, ये वाला अंडवाहिनी है तो उसको काट देंगे। अब इसको काट देंगे तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि यहाँ से अंड बन रहे थे वो आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ शुक्राणु आ रहे थे वो आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक बात है। तो ये मायने ज़्यादा रखता है, ट्यूबोक्टोमी होता है वो, ठीक है, अगर गर्भधारण की प्रक्रिया रोकनी है तो। इसका नाम दोस्तों देखते हैं लास्ट, जो कि भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या में क्या करते हैं कि मादा होता है इसके भ्रूण होता है उसको गर्भाशय में ही मार देते हैं, ठीक है, मादा द्वारा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाती है। ये आमतौर ज़्यादातर इंडिया में होता है, ठीक है, भ्रूण हत्या। तो दोस्तों इसी के साथ में जो आपका 8वां चैप्टर था
जीव जनन कैसे करते हैं वो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए।